हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट गुड यूट्यूब चैनल। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स थे। देखिए, टाइप्स तो काफी सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक्स टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि आपसे सेमेस्टर के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, 1970s के टाइम पे ये यूज होता था। तो फर्स्ट हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड है स्टूडेंट वो है मल्टी प्रोग्राम। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेटर के वीडियो में सारे जो टाइप्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड जो आपका आता है स्टूडेंट वो होता है मल्टी टास्किंग। ओके, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मल्टीटास्किंग को ही स्टूडेंट बोला जाता है टाइम शेयरिंग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग मल्टीटास्किंग को क्या बोल सकते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फोर्थ वन जो है वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। कई सारे बच्चे इन्हें एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं या इन्हें ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें, वो वाला कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इन तीनों को हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और बाद के जो 3-4 टाइप्स है उनको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ वन आपका हो जाएगा स्टूडेंट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका आ जाता है बोल सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका हो जाएगा सेवंथ वन या एट हो जाएगा ये। डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद हो जाएगा आपका क्लस्टर्ड, बोल सकते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे लास्ट आपका हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज नाइन्थ वन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो चलिए टॉपिक दे लेते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, नेम से आपको समझ में आ रहा होगा बैच। बैच का मतलब क्या होता है? अगर आप ये समझ गए तो ये कुछ नहीं है, इसे समझना बहुत ही इजी है। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो बैच है, बैच का मतलब क्या होता है? सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ टास्क या सिमिलर काइंड ऑफ जॉब। सिमिलर काइंड ऑफ टास्क या सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स। तो देखिए, अगर हम बात करें 1960s 1970s के टाइम की, तो वहां पे तो ऐसा नहीं था ना कि जैसा अभी हमारे पास सिस्टम है या लैपटॉप है वैसा था। उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय क्या होता था स्टूडेंट? यूज होते थे पंच कार्ड्स या मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। उसमें यूज क्या होते थे? पंच कार्ड्स, या पंच कार्ड्स को ही पेपर कार्ड्स भी बोला जाता था। ठीक है, पेपर कार्ड्स, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप आप लोग शायद देखे भी होंगे, मैग्नेटिक टेप्स जो कैसेट्स वगैरह आते थे, मैग्नेटिक टेप्स वाले आप लोग देखे होंगे ना। ठीक है, तो पंच कार्ड या पेपर कार्ड्स या मैग्नेटिक टेप्स का कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया जाता था स्टूडेंट। होता क्या था कि अगर आपको सिस्टम से कोई भी काम करवाना है लेट से, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पंच कार्ड या पेपर कार्ड्स पे आपको उस टास्क को लोड कर देना है, ऑफलाइन लोड कर देना है, और फिर उस पंच कार्ड को पंच करना है जाकर के सिस्टम में। और वहां सिस्टम पे भी एक प्रॉपर व्यक्ति बैठा होता था जिसे ऑपरेटर बोलते थे। वो क्या करता था? आपके कार्ड को लेगा, उसमें पंच करेगा, उसके बाद फिर सिस्टम आपके टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रकार से काम होता था। तो देखिए, पंच कार्ड और पेपर कार्ड मैग्नेटिक टेप में स्टूडेंट लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे फिगर लेकर के आया हूं। ठीक है, पंच कार्ड का अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो ये आपका 1 मिनट, ये देखिए, ये स्टूडेंट, इसे आप बोल सकते हैं ये क्या है? एक पंच कार्ड है। ओके, ये क्या है? एक पंच कार्ड है। 1 मिनट, हाँ, ये आपका पंच कार्ड हो गया।
अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ये इस पंच कार्ड्स पे लोड कर दिए गए हैं। अब इस पंच कार्ड को लेकर के जाना पड़ेगा सिस्टम के पास, सिस्टम में ये पंच हो जाएगा। उसके बाद जब इस जॉब की बारी आएगी तो सिस्टम हमारा एग्जीक्यूट करेगा। फिर थोड़ा सा जब रिफाइनमेंट हुआ, कुछ इन्हांसमेंट हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स का कॉन्सेप्ट आया। मैंने मैग्नेटिक टेप्स के भी कुछ इमेजेस ले रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप्स होता था। आई होप आप सभी लोग देखे भी होंगे कैसेट्स के टाइप्स का, है ना। एक दो चलिए हम लोग और देख लेते हैं। अगर आप पुराने कैसेट्स देखे होंगे जिसमें म्यूजिक वगैरह आते थे तो आपको शायद याद होगा, ठीक है। मैंने तो देखे हैं, देखिए ये आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना। ये आप लोग जरूर देखे होंगे इस प्रकार से। तो ये क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर जो टेप होता था ना वो मैग्नेटिक होता था और उसी में डेटा सारा हमारा लोड होता था। तो एक तो हो गया पंच कार्ड, दूसरा हो गया मैग्नेटिक टेप्स। अगर आप इस मैग्नेटिक टेप्स को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको सिनेरियो दिखेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा कि कैसे होती थी चीजें उस समय। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम वर्क कैसे करता था, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे तो बिल्कुल ये काम नहीं करता था। तो देखिए होता क्या था, जैसे मेरे पास मैंने अपने क्वेरी को, मतलब कि मुझे जो जॉब करवाना था सिस्टम से, उसे मैंने पंच कार्ड पे लिख दिया है। अब एक मेरे जैसा एक तो यूजर है नहीं, काफी सारे यूजर हैं। मीन्स मान लिया जाए यहाँ पे n नंबर ऑफ यूजर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूजर 1 है ना, यूजर 2 है, यूजर 3 है, डॉट 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 n नंबर ऑफ यूजर्स हैं। अब इन सारे यूजर्स के पास क्या है, अपना अपना जॉब है ना। इनके पास जॉब 1, मुझे जॉब लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। इनके पास जॉब 1 है, इनके पास भी जॉब 2 है, जॉब 3 है और इनके पास जॉब n। ये सारे क्या करेंगे, अपने जॉब्स को ऑपरेटर को देंगे, ठीक है। मान लिया जाए ये क्या है, ऑपरेटर, ओके। तो ये सारे क्या करेंगे, अपने जॉब्स को ऑपरेटर्स को दे देंगे। ऑपरेटर्स के पास ये सारे जॉब्स चलेगा। ये कौन है भाई, ये है ऑपरेटर। और ऑपरेटर होता कौन था, एक प्रॉपर व्यक्ति होता था, ठीक है। अब ये ऑपरेटर का क्या काम है कि इसके पास जो सारे जॉब्स आए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स के ये बैचेज बनाता था। बैच का कॉन्सेप्ट आया समझ में। बैच का मतलब क्या हुआ, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब। तो ये क्या करेगा ऑपरेटर, इन सारे जॉब्स, इन नंबर ऑफ जॉब्स, यानी उसके पास 50 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं। तो वो क्या करेगा, प्रॉपर बैठ के उन सभी जॉब्स को, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जो होंगे उनके बैचेज बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्यों आखिर हम बैचेज बनाएं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। एक हमारा सिस्टम है कुछ इस प्रकार से। अब अभी जैसा सिस्टम नहीं है, इसमें मुझे पंच करना पड़ेगा प्रॉपर जाकर के, या मैग्नेटिक टेप हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए मेरे पास 10 C के प्रोग्राम है, 10 C++ के, हालांकि उसमें C++ थे नहीं, जस्ट मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। 10 मेरे पास C के प्रोग्राम है, 10 C++ के और 10 जावा के प्रोग्राम मुझे सिस्टम को देना है, सिस्टम उसे एग्जीक्यूट करेगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि हर एक बार जब हम एक सी प्रोग्राम को देंगे सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी का कंपाइलर को लोड करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर हम सी का देंगे या फिर जावा का देंगे तो जावा का कंपाइलर लोड होगा, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इंडिविजुअली जब जब हम एक बार प्रोग्राम देंगे तो पहले कंपाइलर लोड होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज का टर्म दे सकता हूं, लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है। जो लोडिंग होता था, लोडिंग और अनलोडिंग, उसमें काफी ज्यादा समय जो है ये जाता था लोडिंग और अनलोडिंग में। तो इसी के लिए क्या हुआ, बैच का कॉन्सेप्ट आया। नाउ बैच से क्या होता था कि जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है, जैसे जो 10 सी के प्रोग्राम है, मैं क्या करूंगा, उसका एक बैच बना दूंगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक ही बार सी का कंपाइलर लोड करना पड़ेगा और ये जो मेरे पास 10 जॉब है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर मैं C++ के कंपाइलर को लोड कर दूंगा और ये 10 जॉब मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर मैं जावा के कंपाइलर को लोड कर दूंगा और मेरे ये जो 10 जॉब है जावा के, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ, बच गया, और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है।
आगे ये बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे बैच का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो ये तो समझ में आ गया। तो अब ऑपरेटर क्या करेगा, बैचेज बनाएगा। तो मान लिया जाए इसने 2 बैचेज बनाए, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये आपका बैच 1 हो गया और उसके बाद ये आपका मान लीजिए बैच 2 हो गया। इसने बैच 1 और बैच 2 बना दी, ठीक है। अब बैच 1 में मान लीजिए कई सारे जॉब्स थे, लाइक कुछ भी मान लीजिए ना, जॉब 1 हो गया, जॉब 8 हो गया, जॉब 7 हो गया, जॉब 12 हो गया, जॉब 15 हो गया, जॉब 18 हो गया, ठीक है। इसमें जॉब 2 हो गया, जॉब 6 हो गया, जॉब 5 हो गया, 13 हो गया और जॉब 16 हो गया। कुछ इस प्रकार से इसने क्या किए, हर एक जॉब्स के बैचेज बना लिए, इन नंबर ऑफ बैचेज होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ये आपका बैच 1 है और ये आपका बैच 2 है, और ये दोनों कौन बनाया, ऑपरेटर बनाया। अब ये क्या करेगा कि इन दोनों बैचेज को बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। तो मान लिया जाए ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे लगता है आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करूंगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को दिखेगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अब बैच 1 चला गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। अब चूंकि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, ये इस बैच में से फर्स्ट वाले जॉब को उठाएगा और किसे देगा, कहां पे लूट करेगा बताइए, ये सीपीयू को देगा, सीपीयू टाइम देगा, ठीक है। ध्यान से देखना है, ये रहा आपका सीपीयू, ठीक है, ये है आपका सीपीयू। तो ये आ गया आपका सीपीयू के पास, ठीक है। बैच 1 यहां से गया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जॉब 1 को उठाया और जॉब 1 दे दिया किसको, सीपीयू को। अब सीपीयू क्या कर रहा है, जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। यहां पे एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू क्या कर रहा है, जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ अब कोई भी जॉब होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसे 2 टाइम चाहिए होता है, ठीक है। हालांकि प्रोसेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बता दे रहा हूं, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी जॉब हो, उसे 2 टाइम चाहिए होता है। एक होता है सीपीयू टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है आईओ टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम, ठीक है। तो अब यहां पे क्या था कि J1 यहां पे सीपीयू टाइम ले रहा था, J1 एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गया। यानी J1 ने कहा कि मुझे कुछ डेटा को रीड करना है डिस्क से, या डिस्क में कुछ डेटा को राइट करना है, या मुझे कुछ डिवाइस को एक्सेस करना है। तो ये कहां चला गया, मान लिया जाए अब ये चला गया J1 आपका इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो जब ये इनपुट आउटपुट के लिए चला गया तो सीपीयू आपका यहाँ पे आइडल रहेगा। सीपीयू क्या रहेगा, इतने देर आपका आइडल रहेगा, और जो कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आप लोग कह सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। अब मान लिया जाए J1 गया है इनपुट आउटपुट करने के लिए, अब इसे 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे, ये तो कोई कह नहीं सकता है, और तब तक मेरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेकार हो रहा है ना, सीपीयू हमारा आइडल है, ठीक है। और जब ये वापस आ जाएगा, यानी कि इसने अब इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कंप्लीट कर ली और वापस ये आएगा, और वापस आने के बाद ये क्या करेगा, जो इसका टास्क है उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जब मेरा J1 कंप्लीट हो गया, जब J1 कंप्लीट हो गया उसके बाद ये J2 को भेजेगा, और उसके बाद J2 टास्क करेगा। नाउ इस प्रकार J2 नहीं है, यहां पे क्या है, J8 है, ठीक है। जिस प्रकार से सीक्वेंस है उस प्रकार से आएगा, J8 हो गया, फिर J7 हो गया, J12, J15, J18। नाउ अब मान लिया जाए बैच 1 हमारा कंप्लीट हो गया, तब क्या होगा, फिर यहां पे ऑपरेटर का इंटरवेंशन चाहिए होगा। यानी ऑपरेटर यहां पे क्या करेगा, फिर बैच 2 को जाकर के पंच करेगा। तो यहां पे फिर दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो गई कि यहां पे ह्यूमन इंटरफेयर चाहिए होता है, मींस बार बार यहां पे एक ऑपरेटर की नीड होगी। जब बैच 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैच 2 क्या करेगा, ऑपरेटर यहां पे पंच जाकर के करेगा, क्या मैग्नेटिक टेप है अगर, तो मैग्नेटिक टेप को जाकर के इंसर्ट करेगा। ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। तो ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फंडा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया एकदम सिंपल सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ देखिए इन्हांसमेंट भी हुई थी। तो अगर हम इन्हांसमेंट की बात करें तो मेजर जो इन्हांसमेंट था वो क्या था,
मॉनिटर के कॉन्सेप्ट का। अब देखिए आपको नेम से नहीं घबराना है। मॉनिटर मतलब ये वाला मॉनिटर नहीं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे मॉनिटर का मतलब है रेसिडेंट मॉनिटर। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इनहांसमेंट्स की अगर हम बात करें, इनहांसमेंट्स, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था क्या चीज का, रेसिडेंट मॉनिटर का, रेसिडेंट मॉनिटर। अब देखिए रेसिडेंट मॉनिटर, ये जो नेम से आपको पता लग रहा होगा ना, रेसिडेंट, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा लॉजिकल हार्डवेयर है। देखिए इसको जो टर्म दिया गया ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ये। रेसिडेंट मॉनिटर के बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा विकिपीडिया पे, बहुत अच्छा आर्टिकल मिलेगा आपको। तो रेसिडेंट मॉनिटर क्या है, एक लॉजिकल हार्डवेयर। अब लॉजिकल हार्डवेयर क्या हुआ, लॉजिकल हार्डवेयर मीन सॉफ्टवेयर है, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, एक लॉजिकल हार्डवेयर है, मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर है। और ये रेसिडेंट मेमोरी ऑलवेज, रेसिडेंट मॉनिटर जो है ये ऑलवेज मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेसिडेंट मॉनिटर। मीन्स इट ऑलवेज रिसाइड्स इन मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी में ये हमेशा रहेगा। तो जब रेसिडेंट मॉनिटर का कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट, तो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट यहां पे एंड हो गया। जो ऑपरेटर होता था उसका जॉब जो है वो चला गया। अब ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ऑपरेटर कर क्या रहा था, ऑपरेटर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यूजर से जॉब्स को ले रहा था और बैचेज क्रिएट कर रहा था, है ना, बैच 1 बैच 2 इस प्रकार से। और बैच 1 को उसने पंच कर दिया, फिर जब बैच 1 के सारे जॉब एग्जीक्यूट हो गए फिर उसने बैच 2 को पंच कर दिया, कुछ इस प्रकार से। लेकिन अब यहाँ पे जब आपका रेसिडेंट मॉनिटर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो रेसिडेंट मॉनिटर क्या करता था, ये सीक्वेंस कर लेता था खुद ब खुद जॉब्स को। यानी कि अब जो यूजर थे, ये जो यूजर है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, ये खुद जाकर के अपने अपने जॉब्स को पंच कर सकते हैं। और रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम है रेसिडेंट मॉनिटर नाम का, जो कि क्या करेगा, उन सारे जॉब्स को रैंडमली यानी कि अपने हिसाब से वो सीक्वेंस कर लेगा। और सीक्वेंस करने के बाद वो 1 बाय 1 क्या करेगा, मेन मेमोरी में उन सभी को लोड करेगा और जैसे जैसे सीक्वेंस है वैसे वैसे वे सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट एंड हो गया, जिससे थोड़ी बहुत जो बोल सकते हैं कि एक तरह से अच्छा हुआ है ना, एफिशिएंसी बढ़ गया। एफिशिएंसी कैसे बढ़ गया, क्योंकि जो लोडिंग अनलोडिंग में समय जा रहा था, है ना, क्योंकि बैच 1 और बैच 2 के बीच में, हालांकि लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहां से एंड हो गया था जब हम लोग बैच बना रहे थे, लेकिन बैच 1 और बैच 2 के बीच में तो गैप था, है ना। जैसे बैच 1 हमारा अब एंड हो गया, फिर हमें बैच 2 को लोड करना है, तो यहाँ बीच में गैप आया ना, लेकिन रेसिडेंट मॉनिटर के आने से वो भी एंड हो गया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट, बोल सकते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज बोले तो एडवांटेज क्या ही बोल सकते हैं, उस समय के लिए ये काफी अच्छा था, लेकिन अभी तो इसके कोई एडवांटेज है ही नहीं, अभी ये यूज ही नहीं होता है। हाँ, डिसएडवांटेज हम लोग बहुत सारे खोज सकते हैं। डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, स्टारवेशन। अब देखिए आपको स्टारवेशन शायद नया टर्म लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। मैं यहीं साइड में लिख दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेज की, तो डिसएडवांटेजेज क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेजेज है स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या होता है, देखिए स्टारवेशन क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस या कोई जॉब क्यू में लगा हुआ है और वो काफी समय तक वेट करता रह जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे जॉब्स या सारे प्रोसेस स्टार हो गए हैं या स्टारवेशन में चले गए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, हमने यहाँ पे क्या बोला कि बैच 1 को जब ऑपरेटर ने दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैच 1 में से जो फर्स्ट जॉब था उसको सीपीयू को दे देगा। ठीक है, अब मान लिया जाए यहां पे कि जो फर्स्ट जॉब था वो एग्जीक्यूट होने में काफी समय ले लिया, यानी उसका सीपीयू टाइम बहुत ज्यादा था। तब वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस तो वेट करते रह जाएंगे ना, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे प्रोसेस को कभी टाइम मिले ही ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग स्टारवेशन बोलते हैं। और स्टारवेशन के बारे में देखिए आपको घबराना नहीं है, हम लोग स्टारवेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक का कॉन्सेप्ट। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कि ये इंटरैक्टिव नहीं, ठीक है, नोट इंटरैक्टिव, नोट इंटरएक्टिव।
नोट इंटरैक्टिव का मतलब ये हो गया कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा प्रोग्राम रहे जिसमें यूजर से इनपुट चाहिए हो, जैसे आजकल हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना छोटा छोटा सी लैंग्वेज में, जैसे यूजर से इनपुट लीजिए 2 नंबर और उसको ऐड कराइए, कुछ इस प्रकार से। तो अगर यूजर से इनपुट लेना रहे तो वहां पे बैच प्रोसेसिंग का सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे तो यूजर होता ही नहीं है ना। ऑफलाइन लोड करके हम लोग देते हैं, और जो आपको आउटपुट मिलता है, देखिए मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इसके बाद जब आपका जॉब 1 कंप्लीट हो गया तो जो आपको आउटपुट मिलेगा ये भी आपको ऑफलाइन लोडेड मिलेगा पंच कार्ड्स पे, और यदि आपने मैग्नेटिक टेप्स दिए तो मैग्नेटिक टेप्स पे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको देखिए फिगर दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे उस समय सारा ये सिस्टम वर्क करता था। और ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय जो ये सारा सिस्टम था काफी हेडेक था, है ना। जो लोग करते थे वो कैसे करते थे वो तो वही लोग जाने, आजकल के लोग तो नहीं ही कर पाएंगे, है ना। जितना हैवी उस समय होता था ये टास्क सारा, अगर एक भी गलती हो गया तो फिर से आपको क्या करना है, सारे प्रोग्राम को लोड करना है। और आजकल तो हम लोग 10-15 एरर ऐसे ही कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं है। तो ये था स्टूडेंट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें स्टूडेंट। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो ताकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।